नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको समास के बारे में बताऊंगी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उस क्रिया को हम कहते हैं समास। जब दो शब्द अलग अलग होते हैं और हम उन्हें मिलाते हैं तो वो समस्त पद बन जाते हैं। और जब हम समस्त पदों को अलग अलग यानी उनको पृथक पृथक करते हैं तो वो प्रक्रिया जो है समास विग्रह कहलाती है। जैसा कि आप इसके उदाहरण में देख सकते हैं जो मैंने आपको दिया है। गंगा का जल, इसमें दो पद आए हैं। अब आपको पता है कि जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में कर देते हैं तो वो पद बन जाते हैं। गंगा और जल, गंगा जल, ठीक है। जब हम कहते हैं इसका समास बनाइए तो बन जाएगा गंगा जल। और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो बीच में कारक की विभक्ति आ जाएगी और आ जाएगा गंगा का जल, ठीक है। तो ये हो गया समस्त पद और विग्रह और समास, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। या तो आपको समास बनाने के लिए आएंगे या समास विग्रह करने के लिए। आपको इनकी परिभाषा भी आ सकती है, तो वो उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत है। आगे देखिए, ये है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। मतलब एक होता है प्रथम पद उपमान और दूसरा उपमेय। विशेषण और विशेष्य तो आप जानते ही हैं। विशेषण जो पद विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हम लिखते हैं कि यह पीली कमीज है, पीली कमीज है, तो कमीज तो हो गया विशेष्य क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है और उसका विशेषण क्या हुआ? पीली, ठीक है। तो इसी तरह कर्मधारय में देखिएंगे आप। कर्मधारय समास में आप ये देखिए, अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप यानी कुआं, अंधा है जो कूप। और जब आप इसमें है और जो हटा देंगे तो अंधकूप समस्त पद बन जाएगा। अधपका, आधा है जो पका। गोबर गणेश, गोबर से बड़ा गणेश, वो गणेश जो गोबर से बना है। तो आप ये देखेंगे इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी, कुटी यानी कुटिया, घर। पर्ण यानी पर्ण से बनी हुई, पत्तों से। आप देखिए, अब कुटिया की क्या विशेषता है कि वो पर्ण से बनी है। कूप की, कुएं की क्या विशेषता है कि वो अंध है, अंधा है। इसी तरह आप देखेंगे नील गाय, नीली है जो गाय। कितना सरल है, देखिए, गाय जो कि नीली है। तो इसमें आप विशेषण विशेष्य या उपमा और उपमेय का संबंध देखते हैं, वहाँ होता है कर्मधारय समास। ऐसे ही इसका समस्त पद बनाया जाता है और ऐसे ही इसका विग्रह किया जाता है। अगला देखिए, अगला है बहुव्रीहि समास। अब क्या है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास ना कुछ मिलता जुलता है। तो इसको देख के ना बहुत सारे बच्चे असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तो कर्मधारय है और कौन सा बहुव्रीहि। पर ये भी अगर आप पहचानने का प्रयास करेंगे तो बहुत सरल है। मैंने आपको कर्मधारय की क्या विशेषता बताई है कि वो होता है विशेषण और विशेष्य का संबंध, उपमा और उपमेय का संबंध।
ऐसे ही बहुव्रीहि में क्या होता है, बहुव्रीहि के अंदर पहला पद और दूसरा पद मिल जाते हैं और किसी अन्य की ही विशेषता बताते हैं, यानी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, एक दूसरे की नहीं, किसी अन्य की। जैसे कि आप देखेंगे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, हम इसे लिखेंगे नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, तो वो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। अगर हम इसे लिख देंगे नीला है जो कंठ, तो वो कर्मधारय बन जाएगा। जब हम इसमें संबंध दे देंगे विशेषण विशेष्य का, तो ये बन जाएगा कर्मधारय। लेकिन अगर हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, मान लीजिए आपको विग्रह करके दिया हुआ है कि नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, इस समास का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे बहुव्रीहि समास। अगर लिखा हुआ है नीला है जो कंठ, तो आप लिखेंगे कर्मधारय समास। अगर आपको नीलकंठ दिया गया है कि इसका विग्रह करें, तो विग्रह आप दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सही रहेंगे। अब जैसे मुरलीधर, मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। एक इसमें होता है वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी वीणा को अपने हाथों में धारण करने वाली, पाणी होता है हाथ, वीणा आप जानते ही हैं, तो इनका क्या अर्थ होता है, अर्थात सरस्वती, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो इसमें दोनों पद मिलते हैं और किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। प्रथम पद होता है जो पहले आता है और उत्तर पद होता है जो बाद में आता है। जैसे हसमुख, हंसता हुआ मुख, वो तो फिर किसी का भी हो सकता है। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाले, कौन है, किन्हें कमल नयन बोला जाता है, श्री राम, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। अगर आप लिखेंगे कमल के समान नयन, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, सरल है। इसके बाद अगला देखिए, जो कि समास में सबसे सरल समास है, वो है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद समान होते हैं, पहला और उत्तर, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पदों की अपनी समान विशेषता होती है। अगर आप इन्हें अलग अलग करके भी बोलेंगे, तो यह जो है अपना एक अस्तित्व रखते हैं। जैसे हमने बोला माता पिता, और इन्हें ना योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इनका समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा माता पिता, बीच में योजक आएगा, आप देख सकते हैं। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता, तो यानी अगर आप माता को अलग लिखेंगे, पिता को अलग लिखेंगे, तो उनका एक अस्तित्व है, तो इसलिए इसे और के माध्यम से अलग किया जाता है। जैसे धनी मानी, धनी और मानी, नर नारी, नर और नारी, भला बुरा, भला और बुरा, रात दिन, रात और दिन। ये इन 6 समास में जो कि आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनमें सबसे सरल समास है द्वंद्व समास, और इनको पहचानना भी बहुत सरल है। जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से यह समझ में आ जाएंगे। तो बेटा इस भाग में हम केवल 3 समासों की बात करेंगे, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अगले भाग में मैं आपको अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास और आपका जो एक समास रह गया है द्विगु, उन तीनों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।